ब्लडी मैरी ऑफ हॉन्टेड विला। एक सर्बियन लड़की अपने ही खून में नहाई रेंगते हुए मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन जहां तक भी उसकी नजर गई उसे वहां अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोई मेरी हेल्प करो प्लीज, प्लीज हेल्प मी। वो लड़की अपने अधमरे शरीर को घसीट ही रही थी कि अचानक एक लंबी औरत जिसने एक नन का रूप धारण किया हुआ था उसके सर पर पैर रखकर कुचलते हुए बोली, मुझसे क्या शर्माना, तुमने मुझे याद किया, लो मैं आ गई, अब क्या मेरे गले भी नहीं लगोगी। एक फ्लैट के लिविंग रूम में बैठे दो कपल्स नतालिया जोहन और रोहन जारा अभी अपनी बियर एंजॉय कर ही रहे थे कि जारा जो नशे में धुत थी एक बड़ा घूंट लेने के बाद बड़बड़ाने लगी, ये साला मैनेजर खुद को समझता क्या है। अरे बेब चिल ना, वाइब क्यों खराब कर रही हो। अरे नहीं बोलने दो, क्या बोल रही थी। हाँ साला मैनेजर खुद को मेरा बाप समझता है। ब्रेक में ज्यादा सिगरेट मत पियो, डार्क लिपस्टिक मत लगाओ और आज मुझे कहता है ऐसे टॉप्स मत पहनो, कमर दिखती है। अरे मेरी कमर मैं छुपाऊं या दिखाऊं, तुझे क्या। ए ब्रो चिल करना यार, अपुन के पास तेरी प्रॉब्लम का सलूशन है। सुनो लॉन्ग वीकेंड है, गोवा चलते हैं। उधर मेरा एक पुश्तैनी विला है, सुना है रात को वहाँ किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती है। चलते हैं ना दोस्तों, देखो उधर भूत का फुसफुस, इधर अपुन का। इससे पहले कि जॉन अपनी बात पूरी कर पाए चारों दोस्त जोर से हंसने लगे और अगले दिन सुबह होते ही गोवा के लिए रवाना हो गए। 6 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद जब चारों गोवा पहुंचे तो सब अपने लगेज उतारने के बाद थककर चूर हो अपने कमरे में सोने चले गए। शाम के जवान होते ही चारों अपने कमरे से बाहर आ गए। स्विम सूट पहन विला के सामने खुले बीच पर मौज मस्ती करने निकल पड़े। चारों समंदर की लहरों के साथ खेल रहे थे। वहीं जारा को रोहन की पीठ पर नील का निशान दिखाई दिया जो किसी छोटे हाथ के आकार सा था, पर हैरानी की बात ये थी कि ये निशान एक रात पहले तक उसकी पीठ पर नहीं था। रोहन तुम्हारी पीठ पर ये चोट कैसी, बहुत गहरा नील है। अच्छा पर दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, हो सकता है जाने अनजाने में कभी लग गई होगी। खैर रात का क्या प्लान। या तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ या मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। जारा रोहन को छेड़ते हुए विला में अपने कमरे की तरफ भागती है। रोहन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागता है। रोहन लिविंग रूम से गुजरते हुए जैसे ही अपने कमरे की ओर जा रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी जो मानो लिविंग रूम में लगी एक नन की पेंटिंग से आ रही हो। रोहन रुककर उस आवाज का सच जानना चाहता था, मगर उसके अंदर वासना की ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई उत्सुकता नहीं बुझा सकती थी, और इसी आग के चलते वो जारा के पीछे कमरे में चला गया। रोहन के जाते ही उस नन के पोर्ट्रेट की मुस्कान अपने आप बढ़ने लगी, मानो उसे एक बड़ा शिकार मिल गया हो। इधर नतालिया और जॉन भी समंदर से विला में अंदर ही आ रहे थे। हे बेब, तुम एक कमाल की चीज देखना चाहोगी। नतालिया की उत्सुकता देख जॉन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और अपने बिस्तर के नीचे एक संदूक को निकालते हुए बोला, ये मेरे परदादा की संदूक है। इसमें इस विला की बेशुमार और बेशकीमती यादें हैं, जिनमें से एक है ये गाइड टू रोज विला। बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? ये कुछ अलग है। ब्लडी मैरी द केयरटेकर। इस विला के मालिक लॉर्ड डेनिस ने अपनी केयरटेकर के रूप में ब्लडी मैरी को याद किया क्योंकि उन्हें अपने इस छोटे से आशियाने से गहरा लगाव था। ब्लडी मैरी ने बहुत दिल और जान से इस विला की हिफाजत करी, पर वो डेनिस से प्यार कर बैठी और जब भी डेनिस अपनी अय्याशी के लिए किसी रखेल को लाता तो उसकी लाश अगले दिन समंदर के किनारे मिलती। बड़े दादू तो कुछ ज्यादा ही बड़े प्लेबॉय थे, हैं? खैर आगे पढ़ो ना। ब्लडी मैरी को एक पादरी की मदद से इस बड़े घर के बड़े शीशे में कैद किया गया, लेकिन अगर उसे इस दुनिया में वापस लाना है तो उसका एक ही रास्ता है। शीशे के सामने जाकर रात के 3 बजे ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेना होगा। क्या बोलती हो, एक बार ट्राई करें? याद रखना, मुझे कुछ हुआ तो भूत बनके तुमसे चिपक जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे। जॉन नतालिया की बात सुनकर जोर और नतालिया को उठाते हुए बाथरूम में ले गया।
एक तरफ जॉन का दरवाजा बंद हुआ तो दूसरी तरफ ब्लड मैरी के पन्नों की वो मैनुअल। कुछ घंटों के बाद जब चारों थक हार कर सो चुके थे, अचानक नतालिया की आंखें खुली और वो पानी भरने के लिए किचन की ओर चल दी। उसकी नजर लिविंग रूम में लगी एक घड़ी पर पड़ी जिसमें 3 बज रहे थे, जिसे देख वो मुस्कुराई और हंसते हुए शीशे के सामने जाकर कहने लगी, हाँ तो ब्लडी मैरी, तुम्हारा सच पता लगाया जाए। क्या तुम सचमुच हो या बस एक छलावा? ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। नतालिया के 3 बार ब्लडी मैरी बोलते ही मानो हवा थम सी गई। कीड़ों की चींची भी एकदम शांत हो गई और चारों ओर डर का सन्नाटा सा पसर गया। नतालिया का गला अब सूखने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शीशे के अंदर से एक काली रोशनी निकली जिसने उस बेचारी लड़की को अपने अंदर खींच लिया। शीशे की काली दुनिया के अंदर खींचे जाने की वजह से नतालिया के हाथ पैर छिल चुके थे और वो लहूलुहान हो चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देख पाई। चोटिल होने के कारण वो ठीक से अपने दोनों पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए नतालिया रेंगते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। कोई मेरी हेल्प करो मेरी, कोई प्लीज हेल्प मी। नतालिया अपने अधमरे शरीर को घसीट ही रही थी कि अचानक एक लंबी औरत जिसने एक नन का रूप धारण किया हुआ था, उसके सर पर पैर रखकर कुचलते हुए बोली, मुझसे क्या शर्माना, तुमने मुझे याद किया, लो मैं आ गई। अब क्या मेरे गले भी नहीं लगोगी? मैंने तो बस मजाक में सोचा कि शायद ये एक फर्जी कहानी होगी, पर तुम तो मुझे नहीं मारोगी। मैं तो इस मकान के मालिक की गर्लफ्रेंड हूँ, कोई घुसपैठिया नहीं। इससे पहले कि नतालिया अपने आखिरी शब्द भी बोल पाती, ब्लडी मैरी ने अपने नाखूनों से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और शीशे से बाहर आ गए। रोहन और जारा, जो किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से चिपककर सोए हुए थे, खिड़की के झटके से खुलने की वजह से उठ गए। रोहन खिड़की बंद करने के लिए उठा तो उसे बाहर बीच पर एक औरत नन के कपड़ों में दिखाई दी, जो उसकी तरफ हाथ वेव कर रही थी। रोहन को यह सब अजीब लगा, इसलिए उसने जल्दी से उस खिड़की को बंद कर दिया। पर जैसे ही उसने खिड़की को बंद किया, उसके मुड़ते ही वो नन उसे अपने सामने दिखाई दी, जिसे देख रोहन की चीख निकल गई। नन ने रोहन को देख अपनी बत्ती सी निकाली और अपने तिरछे खूनी दांत दिखा उसके मन में भय का मंजर पैदा कर दिया। जारा, जो ये सब बिस्तर से देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन को हुआ क्या है। रोहन, जो भी डर से बेतहाशा चीख रहा था, अचानक जारा को अपनी ओर आता देख चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, ये मैं हूँ जारा, तुम्हारी जारा। मुझसे क्यों डर रहे हो रोहन? मगर रोहन की नजरों में वो उसकी जारा नहीं, बल्कि पेंटिंग की वो नन थी जो उसे खाना चाहती थी। रोहन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने से कुछ दूर रखे वास को तोड़ा और उसके एक नुकीले टुकड़े को उसकी गर्दन में घुसा दिया। कुछ पलों के लिए उसे लगा मानो उसने नन को मार दिया, लेकिन जब उसने अपने होश संभाले तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड जारा को मौत के घाट उतार दिया। रोहन रोते बिलखते उसकी लाश को गले लगाते हुए उससे माफी मांगते हुए कह रहा था, जारा, आंखें खोलो जारा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जारा। रोहन अभी पश्चाताप की आग में जल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी जो उसे घर में आते वक्त पहले भी सुनाई दी थी। रोहन उस आवाज को सुन ऐसा आग बबूला हुआ कि वो गुस्से में बाहर जाकर उस नन की तस्वीर के आगे खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तूने मेरी जारा की जान ली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहन के इतना कहते ही वो तस्वीर मुस्कुराने लगी। उस तस्वीर की फ्रेम के दोनों ओर से खून से सनी उंगलियां निकलने लगी और देखते ही देखते निचले फ्रेम से पैर निकले जो रफ्तार से उसकी ओर भागते हुए उसके शरीर को ही कुचल गए। रोहन का मृत शरीर बेजान हो फर्श पर पड़ा था और उसके खून से विला की सफेद टाइल्स अब लाल हो चुकी थी। जॉन, जो काफी देर से घोड़े बेचकर गहरी नींद में सोया हुआ था, रोहन की चीख से उसकी नींद टूटी। उठते ही उसे एहसास हुआ कि नतालिया भी कमरे में नहीं थी।
उस चीख और नतालिया का पता लगाने के लिए जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके होश ठंडे पड़ गए, क्योंकि एक तरफ रोहन का कुचला हुआ शरीर फर्श पर बेजान पड़ा था, तो दूसरी तरफ उसकी नतालिया का आधा मृत शरीर शीशे में घुसा पड़ा था। जॉन की समझ से ये परे था कि यहाँ ये सब क्या और कैसे हुआ, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उसकी जान भी खतरे में होगी। बिना कोई वक्त गंवाए जॉन घर के मेन डोर की तरफ भागा, लेकिन एकदम से कोई उसके सामने आ गया, और ये कोई और नहीं बल्कि इस विला की केयर टेकर ब्लडी मैरी थी, जिसने जॉन का गिरेबान पकड़कर धीरे से उसके कानों में कहा, डेनिस न सही उसका वारिस ही सही, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे एंड यू कैन कॉल मी बेबी। ओह ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी ने जॉन को जोर से चूमा और खींचते हुए अंदर ले गई।